हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज से हम एक नई लेक्चर सीरीज शुरू कर रहे हैं सब्जेक्ट वाटर मैनेजमेंट की, जिसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है इरिगेशन, इट्स डेफिनेशन एंड ऑब्जेक्टिव्स। बेसिकली देखो कि जो इरिगेशन होता है वो मॉडर्न एग्रीकल्चर के लिए काफ़ी क्रूशियल है, क्योंकि कोई भी क्रॉप जो है उनकी कुछ अलग क्रिटिकल स्टेजेस होती हैं इरिगेशन के लिए। अगर उनको उन क्रिटिकल स्टेजेस के ऊपर पानी अवेलेबल नहीं हुआ तो प्रोडक्शन में बहुत भारी मात्रा में गिरावट देखने को मिल सकती है। उदाहरण के तौर पर हम समझें तो आप सभी ने सुना होगा कि गेहूँ यानी कि वीट में जो सबसे मोस्ट क्रिटिकल स्टेज आती है वो आती है CRI स्टेज, जिसे हम कहते हैं क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज, जो लगभग 20 से 25 दिन या फिर हम कह सकते हैं कि बुआई के 21वें दिन पर आती है, जहाँ पर CRI स्टेज के ऊपर पानी देना जो है वो बहुत ज़्यादा मैंडेटरी होता है वीट के प्रोडक्शन को इंश्योर करने के लिए। तो इसी तरीके से हर एक क्रॉप में बहुत सारी क्रिटिकल स्टेजेस आती हैं जहाँ पर इरिगेशन देना अनिवार्य हो जाता है अगर आपको एक अच्छे प्रोडक्शन को इंश्योर करना है तो। इसीलिए हम कहते हैं कि अगर पानी का, मॉइस्चर का या इरिगेशन का बहुत एफिशिएंट मैनेजमेंट कर लिया तो सोइल हेल्थ को भी प्रमोट किया जा सकता है और सस्टेनेबल फार्मिंग को के ऊपर भी फोकस किया जा सकता है। बात करते हैं कि एक्चुअल में इरिगेशन होता क्या है। देखो, इरिगेशन का बेसिक सा मतलब होता है कि हम पानी को आर्टिफिशियल तरीके से पौधों को दे रहे हैं, यानी कि कृत्रिम रूप से पानी पौधों को देने की जो प्रक्रिया होती है उसे ही हम इरिगेशन कह सकते हैं। यहाँ पर हम 3 वर्ड्स को याद रखेंगे जब हम इरिगेशन को डिफाइन कर रहे होंगे। पहला तो कि इरिगेशन क्या है, आर्टिफिशियल एप्लीकेशन है पानी का। दूसरा, ये एक कंट्रोल्ड मेथड है, हम जितना चाहें उतना पानी इरिगेशन के थ्रू पौधों को प्रोवाइड कराएंगे। और तीसरा जो है ये ग्रोथ को एनहेंस करता है, प्लांट ग्रोथ को एनहेंस करता है और सोइल मॉइस्चर को। अभी देखिए, जब हम बात करते हैं इरिगेशन की तो पानी क्यों, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए तो रिक्वायर है ही, क्योंकि ट्रांसपिरेशन के थ्रू पानी लॉस होता है जिससे टेम्परेचर वगैरह मेंटेन रहता है, और बाकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी में भी पानी चाहिए होता है। बट बेसिकली जो पानी का रोल होता है, क्योंकि सोइल में, मिट्टी में जितने भी पोषक तत्व या न्यूट्रिएंट्स उपस्थित हैं वो पानी के अंदर घुल के ही पौधों की जड़ों या रूट्स के द्वारा एब्जॉर्ब किए जाते हैं। तो इसलिए पानी जो है वो एक पर्टिकुलर स्टेज के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो जब हम इरिगेशन की डेफिनेशन देंगे तो हम कहेंगे कि आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर इन एंड इट इज़ ए कंट्रोल्ड मेथड टू एनहेंस द प्लांट ग्रोथ एंड मेंटेन द सोइल मॉइस्चर। तो ये 3 जो पर्टिकुलर टर्म्स हैं ये आपको इरिगेशन की डेफिनेशन के अंदर मेंशन करने हैं। अब हम बात करते हैं क्या डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं इरिगेशन के। सबसे पहला आता है, क्योंकि इरिगेशन जो है वो पौधों को एक एडिक्वेट मॉइस्चर प्रोवाइड कराता है, तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव हुआ कि एंश्योरिंग एडिक्वेट मॉइस्चर, जिसमें कि पर्टिकुलर जो पौधे की वाटर रिक्वायरमेंट्स हैं अलग अलग ग्रोथ स्टेजेस पे, हम यहाँ पर ये भी मेंशन करेंगे कि डिफरेंट ग्रोथ स्टेजेस के ऊपर जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है उसको कंप्लीट करता है इरिगेशन। दूसरा, जो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन है उसको भी सपोर्ट करता है, क्योंकि हमने अभी बताया कि जो पोषक तत्व, जो डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स हैं वो सोइल में पानी में घुल कर ही, पानी में डिजोल्व होकर ही प्लांट्स के द्वारा एब्जॉर्ब किए जाते हैं, और ये ओवरऑल ग्रोथ को प्रमोट करता है प्लांट की। अब देखो, हम इरिगेशन को ही क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि पानी तो बारिश से भी मिल रहा था। तो प्रेजेंट टाइम में क्लाइमेटिक चेंजेस इतने हो रहे हैं कि एक प्रॉपर टाइम पे बारिश ही नहीं आ पाती है, और अगर हम कमर्शलाइज करना चाह रहे हैं किसी भी क्रॉप के प्रोडक्शन को तो हमें इरिगेशन की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जिस क्रिटिकल स्टेज पे पौधे को पानी चाहिए उस पर बारिश हो ही जाएगी। तो वाटर स्कैरिसिटी वाली जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए इरिगेशन जो है वो बहुत आवश्यक है। सेकेंड ऑब्जेक्टिव आता है इंक्रीज्ड एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, क्योंकि प्रॉपर इरिगेशन होगा तो क्रॉप यील्ड भी है वो हाई मिलेगी। और अगर प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटी एक फार्मर के पास है तो वो ये इंश्योर कर सकता है कि वो एक साल में एक से ज़्यादा क्रॉप्स को ले सकता है, यानी कि रबी, खरीफ और जायद की क्रॉप्स को ले सकता है। क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे जो ड्राई रीजन्स होते हैं वहाँ पर सिर्फ खरीफ क्रॉप को लिया जाता है, क्योंकि वहाँ पर बारिश हो जाती है खरीफ सीजन में, जुलाई अगस्त में, लेकिन वहाँ पर फिर रबी सीजन की क्रॉप को नहीं लिया जाता बिकॉज ऑफ द अनअवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर। इसके अलावा फूड प्रोडक्शन जो है उसको भी एनहेंसमेंट मिलता है। नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव आता है कि एरिड रीजन्स के अंदर वाटर प्रोवाइड किया जाता है इरिगेशन के थ्रू, क्योंकि अगर पानी है, इरिगेशन फैसिलिटी है, तो एरिड रीजन्स में भी इजीली उस इरिगेशन वाटर को यूज़ करके इजीली फार्मिंग की जा सकती है। तो जो जहाँ पर रेनफॉल बहुत कम होता है उन रीजन्स में भी फार्मिंग अडॉप्ट की जा सकती है। इसके अलावा ह्यूमंस के द्वारा एक्सेस किए जाने वाले वाटर्स वो भी प्रोवाइड होता है इरिगेशन से। और दूसरा, अनरिलायबल नेचुरल प्रिसिपिटेशन, यानी कि जो बारिश है उसके ऊपर डिपेंडेंसी जो है वो थोड़ी कम हो जाती है।
नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं कि इंप्रूविंग सोइल फर्टिलिटी एंड स्ट्रक्चर। बिल्कुल एक प्रॉपर मतलब वाटर लॉगिंग की कंडीशन नहीं देखने को मिलती है। हम जितना चाह रहे हैं सिर्फ उतना पानी इरिगेशन के थ्रू देंगे तो वाटर जो लॉगिंग की समस्या देखने को मिलती है, यानी कि ज़्यादा पानी हो गया है सोइल में, वो भी देखने को नहीं मिलेगा, बहुत कम पानी भी नहीं। तो इससे सोइल डिग्रेडेशन, सोइल फर्टिलिटी जो है उसको मेंटेन रखा जा सकता है। पर्टिकुलर प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाए जा सकते हैं रूट डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि हम बाद में सिंचाई के साथ में हम फर्टिलाइजर्स वगैरह को भी दे सकते हैं जिसे फर्टिगेशन कहा जाता है। तो ये सारी जो प्रैक्टिसेस हैं उनको भी हम अडॉप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव आता है प्रोटेक्टिंग द क्रॉप्स फ्रॉम ड्रॉट एंड वाटर स्ट्रेस। बिल्कुल जब एक पर्टिकुलर ग्रोथ स्टेज, एक पर्टिकुलर क्रिटिकल स्टेज के ऊपर जहाँ पर पानी की रिक्वायरमेंट है, अगर वहाँ पर पानी दे दिया गया है तो प्लांट को वाटर स्ट्रेस से बचाया जा सकता है। और इरिगेशन जो है वो एक क्रूशियल बफर की तरह काम करता है, जो कि क्रॉप को सर्वाइव करने में मदद करता है और डिफरेंट जो भी ड्रॉट या सूखे की जो कंडीशंस आती हैं उससे निकलने में प्लांट को सहायता करता है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की बात आती है तो इरिगेशन जो है उससे हम क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट्स को भी मिनिमाइज़ कर सकते हैं। जैसे कि पहला, हम फूड प्रोडक्शन को स्टेबलाइज कर सकते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, जैसे आप 2-3 टेम्परेचर, ऑक्सीजन जो फैक्टर्स पढ़ते हैं उसके साथ में आप जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर पढ़ते हैं किसी भी प्लांट की ग्रोथ में, वो मॉइस्चर का ही होता है। अगर प्लांट को मॉइस्चर ही नहीं मिल रहा है तो सारे फैक्टर्स मिल जाएँ, चाहे सीड की जर्मिनेशन के लिए भी इवन अगर हम कहें तो मॉइस्चर बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि वो मॉइस्चर को अपटेक करके उसी से तो उसी की जो वॉल पे प्रेशर पड़ता है उसी से तो फिर रेडिकल और प्यूमुल का फॉर्मेशन होता है और आगे स्टेम एंड रूट्स का फॉर्मेशन होता है। तो हम कह सकते हैं कि टोटली जो प्रोडक्शन डिपेंड करता है, अगर हम एक मेजर इम्पैक्ट फैक्टर की बात करें तो वो वाटर के ऊपर पड़ता है। दूसरी चीज़ है कि ये रिस्क को इरेक्टिक वेदर, यानी कि इरेक्टिक वेदर का मतलब होता है जो अनियमित आजकल बारिशें देखने को मिलती हैं कि जब चाहिए है तब बारिश नहीं मिल रही है, तो उसको रिड्यूस किया जा सकता है। और तीसरा, जो अलग अलग रेनफॉल पैटर्न्स हैं उनको भी अडॉप्ट किया जा सकता है, उनके पानी को स्टोर करके, और उसके बाद में हम इरीगेशन एज ए इरीगेशन वाटर जो है उसको यूज़ कर सकते हैं। यानी कि आसान भाषा में कहें तो इरीगेशन क्या है, आर्टिफिशियल एप्लीकेशन है पानी का पौधों को, दूसरा ये एक कंट्रोल मेथड है, और तीसरा ये क्रॉप प्रोडक्शन को इंश्योर करता है। इसके डिफरेंट अलग अलग ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, जिनमें आपको मेन ध्यान में रखना है कि अलग अलग क्रॉप्स की क्रिटिकल स्टेजेस अलग अलग होती हैं। तो आर्टिफिशियली अगर हम अप्लाई करेंगे पानी को तो एक प्रॉपर अमाउंट में जितना पौधे को चाहिए उतना पानी दिया जा सकता है, जिससे वाटर लॉगिंग और वाटर स्कैरिसिटी जैसी प्रॉब्लम्स से मूव आउट किया जा सकता है।